चित्त हमारा इतना मैला हुआ पड़ा है कि उससे हम समाधि तक पहुंचने के लिए अलग अलग स्टेज से गुजरना होगा। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम शुद्धि के लिए ले जा रहे हैं। अब शुद्धि के लिए जब ले जा रहे हैं तो सपोज कीजिए कि किसी फैक्ट्री से उसको गुजारना है, और ये हमारी फैक्ट्री है। फैक्ट्री के ये चैम्बर बने हुए हैं। अब इस चैम्बर से एक एक चैम्बर से अब ये हुआ चैम्बर 1, ये हुआ चैम्बर 2, चैम्बर 3, चैम्बर 4, चैम्बर 5 कि हम अब चैम्बर 5 में कोई प्रोडक्ट पहुंच जाए तब हम ये मानेंगे कि अब वो पूरा तरह से उसका हमने काम कर दिया है, हमारी तरफ से फैक्ट्री का काम कंप्लीट हो गया। अब वो प्रोडक्ट तैयार है बाजार के लिए, अब उसकी पूरी सफाई हो गई है। तो अगर हम इसमें चित्त को डालें इस 5 चैम्बर में और उसमें प्रोसेसिंग करें, पहले चैम्बर में प्रोसेसिंग हो रही, दूसरे चैम्बर में प्रोसेसिंग हो रही, तीसरे में भी प्रोसेसिंग हो रही है, तो जब धीरे धीरे चित्त इस तरह से एक एक चैम्बर से गुजरते हुए जा रहा है तो थोड़ा 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 साफ होते होते 5वें चैम्बर में जाकर के चित्त पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो इसी को एक तरीके से एक नाम और दिया गया है, चित्त की भूमि। लेकिन सवाल यह है, क्या योग दर्शन में, पातंजल योग दर्शन में चित्त की भूमियों की चर्चा है? तो चित्त की भूमि के बारे में कि चित्त की भूमि 4 है कि 5 है, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। योग सूत्र है, उसकी व्याख्या जो की हुई है, भाष्य किया हुआ व्यास भाष्य, बहुत मशहूर व्यास भाष्य है, इनको बहुत मान्यता दी जाती है। तत्व वैशारदी है, तत्व वैशारदी में भी बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है। योग वर्तिका है, योग वर्तिका में भी बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है। तो ये सब जो व्यास भाष्य है, तत्व वैशारदी, योग वर्तिका है, ये योग सूत्र के यानी योग दर्शन के महर्षि पतंजलि की किताब की व्याख्या करके विद्वानों ने किताबें लिखी है, उनका नाम है। आप इसमें से कोई भी किताब लेकर के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो व्यास भाष्य में इसके बारे में कहा गया है कि क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्रम निरुद्ध मिति चित्तस्य भूमयः, कि क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध ये चित्त की भूमि है, चित्त की अवस्था है। जब चित्त निर्मल होना शुरू होता है, चित्त की सफाई होनी शुरू होती है, तो ऐसे ही एक एक स्थिति को प्राप्त करते हुए चित्त आगे बढ़ती है कि एक स्थिति तक प्राप्त किया, एक स्टेशन मिल गया, एक चैम्बर मिल गया चित्त को, तो हर एक चैम्बर से गुजरते हुए 5वें चैम्बर तक यानी कि निरुद्ध स्थिति तक फिर 5वें चैम्बर में आकर के पहुंचेगा। तो कहते हैं पहला चैम्बर में हम चले तो पहले चैम्बर में जो कुछ गुण उसको प्राप्त होंगे, धुलाई के बाद जो कुछ चीजें हट जाएंगी, पहला दाग हट जाएगा, कुछ हट जाएगा, तो इसको क्या कहा गया, इसको क्षिप्त वाली स्टेज कहा गया, क्षिप्त भूमि ये हो गया। उसके बाद क्या है दूसरा, मूढ़ भूमि, मूढ़ भूमि तक हम, मूढ़ भूमि में भी कुछ अवस्थाएं आती होंगी, कुछ विशेषता आती होंगी मूढ़ भूमि की अपनी। उसके बाद क्षिप्त मूढ़ के बाद, उसके बाद आ गया विक्षिप्त अवस्था। अब विक्षिप्त भूमि पहुंच गए, विक्षिप्त में भी कुछ अवस्था आती होंगी, कुछ होगा, उसको ऊपर अभी देखते हैं। उसके बाद हमारा आ गया अगला एकाग्र भूमि, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था। तो निरुद्ध भूमि को हम प्राप्त कर गए। ये हमारा 5 चैम्बर जब हमने गुजारा, ये 5 चैम्बर तक हम पहुंच गए। अब किस चैम्बर में क्या होता है उसको हम देखते हैं। अब जो पहला हमारा चैम्बर है, पहले चैम्बर में जो क्षिप्त स्थिति में हम पहुंचे, क्षिप्त अवस्था में पहुंचे, उसमें क्या होता है, तो कहते हैं गुणों की स्थिति, क्योंकि हम जानते हैं कि हर पदार्थ में सतरजतम गुण मौजूद है, हर इंसान में सतरजतम गुण मौजूद है। और चित्त की बात हो रही, चित्त में तो सतरजतम मौजूद है ही, उसके बिना तो कोई चीज हो ही नहीं सकता है, खत्म नहीं हो सकता है, दब सकता है, पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तो कहते हैं कि क्षिप्त स्थिति में होता यह है कि रजोगुण उस समय प्रधान होता है। जैसे ही रजोगुण प्रधान होगा तो क्या होगा, हमारी चंचलता बढ़ी रहेगी, हम हर वक्त जो है काम 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 काम, ये काम करना, वो कामना हमारी है, वो कामना, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम जो है चंचलता हमारी बढ़ती रहेगी। तो ये रजोगुण का ये है, उसकी प्रधानता रजोगुण की होगी, तो उसका ये गुण ही है रजोगुण का कि आपको जो है चीजों में फंसाए रखना है। तो और क्या होता है, सत और तम जो है ये स्थिति उसकी दबी होती है, रजोगुण के मुकाबले सत तम जो है वो दबा होता है।
तो इसको गौण की जगह हम कर देते हैं, या गौण भी रख सकते हैं कि दबाव होता है। तो रजोगुण बढ़ा हुआ है, सततम दबा हुआ है, तब क्या हो रहा है, सांसारिक मनुष्यों की जो स्थिति होती है, और हम आप आपस में इसको जोड़ सकते हैं कि हमारी मन स्थिति कैसी है। तो कहा गया कि अति साधारण जो मनुष्य है ना, उनकी स्थिति ऐसी होती। और इसका और क्या है, तो राग द्वेष में वो फंसा रहता है, किसी की बात का जो है बड़ा बुरा भी लग जाता है, किसी के प्रति बहुत जल्दी जो है उनका लगाव भी हो जाता है, राग भी हो जाता है और द्वेष भी हो जाता है। राग होगा तो द्वेष जो है साथ साथ चलेगा। ये रजोगुण की वजह से ऐसा होता है, और ये क्षिप्त अवस्था में होता है, पहला वाला है। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा है मूढ़ अवस्था। मूढ़ स्थिति में कहा गया है कि इसमें तमोगुण प्रधान हो जाता है, सत और रज जो है वो नीचे हो जाता है, और तमोगुण की प्रधानता होती है। उसके सारे कार्य व्यापार अब तमोगुण के हिसाब से होना शुरू हो जाता है। तो कहा गया ये किनकी होती है, तो कहते हैं जो संसारिक मनुष्यों में भी जो थोड़े निम्न कैटेगरी के होते हैं, उनकी स्थिति तमोगुण प्रधानता वाली होती है। वो काम क्रोध मोह में जो है वो डूबे रहते हैं, और आलस्य भी बहुत ज्यादा होता है, उसमें नहीं करना है, बहुत हो गया, क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है। तो इसको मूढ़ अवस्था में इसको रखा गया। दूसरा हमारा ये अवस्था है। तो यहाँ पर पहला चैम्बर हमारा हो गया, दूसरे चैम्बर में हम पहुंच गए मूड। मेन जो है ना, जो एग्जाम में आता है वो ध्यान देंगे कि क्षिप्त अवस्था में बढ़ा रहता है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो मनी मन इसको रिपीट कर जाइए, क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है, सांसारिक साधारण संसारी मनुष्यों की ये स्थिति होती है। उसके बाद है मूढ़ अवस्था में, तो मूढ़ अवस्था में तमोगुण बढ़ा होता है। ये दो चीजें मेन है, यहां से ये पूछा जाता है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे चैम्बर में। जब तीसरे चैम्बर में आते हैं तो यहां हो जाता है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में कहा गया है कि सतोगुण जो है वो प्रधान तो हो जाता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता है। सतोगुण का प्रवाह चल रहा है, बीच बीच में रजोगुण उभर जाता है, बीच बीच में रजोगुण उभर जाता है। उसमें जो है एक उबाल मारता रहता है, जैसे कि शांत जो है अगर झील है और उसमें जो है एक डॉल्फिन आकर के ऐसे कर दे, तो उसकी शांति को भंग कर रहा है। तो विक्षिप्त अवस्था में हालांकि सतोगुण ज्यादा समय तक आपका रहता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण का जो है वो जोर चलता रहता है। तो कहते हैं इनके ऐसी वालों की किसी अवस्था होती है, तो कहते हैं जिज्ञासु जो लोग होते हैं, इसमें हम आप अपने आप को भी रख सकते हैं। तो हम जो जिज्ञासु हैं, हम बहुत सारे सवालों को लेकर के आते हैं। तो कई बार हमारी स्थिति, जब हम प्रवचन सुनते हैं, ऐसे कोई ऐसी क्लास में बैठते हैं, हमारी स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है, सतोगुण लगता है बढ़ा हुआ है, कुछ दिनों तक अभ्यास चलता है, बढ़ा हुआ है, योग अभ्यास छूट जाता है, सत्संग छूट जाता है। तो फिर क्या होता है, हम कुछ ऐसे हमारे सत्संग हो जाते हैं जिनके लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, उसमें रजोगुण बढ़ जाता है। लेकिन क्या है कि हमारी जिज्ञासा योग की तरफ जाने के लिए, मोक्ष की तरफ जाने के लिए, चित्त को शुद्ध करने की तरफ जाने के लिए एक जिज्ञासा बनी रहती है। इसीलिए जिज्ञासु और उच्च अवस्था वाले मनुष्यों के बारे में कहा गया है कि उनकी ऐसी अवस्था होती है। तो हमारी आपकी अवस्था मान के चलते हैं ऐसी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसी अवस्था हमेशा रहे, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, कई बार हमारा रजोगुण बहुत ज्यादा लंबे समय तक बढ़ा रह जाता है, और कई बार हमारा तमोगुण लंबे समय तक बढ़ा रह जाता है। तो हम कई दिनों तक परेशान रहते हैं, और रजोगुण बढ़ा रहता है तो कई दिनों तक इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि ये चीज हमारे पास क्यों नहीं है, वो चीज क्यों नहीं है। तो हम जो है ना, क्षिप्त मूड विक्षिप्त में घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने साधना करके हो सकता है कि विक्षिप्त अवस्था में दृढ़ रहने की कोशिश करते होंगे। इसमें आसक्ति का भाव ज्यादा रहता है, आसक्ति कम रहे। जब आपका सतोगुण बढ़ा हुआ है तो आसक्ति आपकी कम रहेगी, जैसे रजोगुण बढ़ेगा आसक्ति उसके प्रति बढ़ जाएगी। तो ऐसा हमारे आपके साथ जनरली होता है। अब हम तीसरे चैम्बर को पार करके चौथे चैम्बर में आ रहे हैं। ये है एकाग्र स्थिति, एकाग्र अवस्था में हम पहुंच गए। जब चौथे चैम्बर में पहुंचे तो अब यहाँ आकर के लगता है कि नहीं, अब जो है कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, असली चीजें। अब तक तो हम डोलते रहे थे। अब यहाँ क्या होता है कि सतोगुण पूरी तरह से प्रधान हो जाता है, रज और तम है, लेकिन अब वो जो है अच्छे से उसको सतोगुण ने डंडे मार मार के उसको जो है एक तरह से बेहोश कर दिया है। वो बेहोशी की हालत में, मूर्छा की हालत में पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति क्या होती है, योगियों की होती है, और ये संप्रज्ञात
समाधि की स्थिति होती है। यहाँ संप्रज्ञात समाधि पूरा लिख देते हैं। ये अपर वैराग्य का अभ्यास बताया गया। अपर वैराग्य का अभ्यास करते करते आप संप्रज्ञात की समाधि तक आते हैं और इस स्थिति में चित्त की भूमि कैसी होती है, सतोगुण प्रधान होता है, रज और तम को आपने मार मार के बेहोश कर दिया हुआ है, वो अभी बेहोशी की अवस्था में। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बेहोश है तो कभी भी होश में आ सकता है। इवन कि निरुद्ध वाली स्थिति में, असंप्रज्ञात वाले में भी कहा गया जब तक कैवल्य ना मिल जाए तब तक उसमें भी आपके पीछे आने के चांसेस होते हैं। जैसे रावण वाली स्थिति हो तो बहुत ज्ञान होने के बाद भी, बहुत अवस्था तक पहुंचने के बाद भी आदमी पीछे की तरफ फिर मुड़ जाता है। जो बेहोश है उसको दवाई दारू उसको मिल गया तो वो होश में आ जाता है। तो एकाग्र में आपका सतोगुण प्रधान रहता है, रजतम गौण रहता है, योगियों की अवस्था होती है। योगी शब्द इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया। क्योंकि संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त नहीं किया तो आप योगी नहीं हुए, उससे पहले तो योग साधक ही थे। तो मनुष्यों में उच्च अवस्था थे तो आप विक्षिप्त में थे। हालांकि यहाँ भी योग साधक हैं, लेकिन यहाँ चूंकि समाधि मिल गई तो आप योगी कहलाने के लायक हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग पांचवें चैम्बर में। अब चित्त को धुलते धुलते सफाई करते 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 पांचवें चैम्बर में हम लेकर पहुंच गए हैं। ये निरुद्ध वाला चैम्बर हमारा है। तो कहते हैं यहाँ क्या होता है, गुणातीत होता है, यानी कि तीनों गुणों का हमें जो है साक्षात्कार हो जाता है और तीनों गुणों से हमारी जो है एक तरह से विरक्ति हो जाती है। हम पर वैराग्य का अभ्यास कर रहे होते हैं और उससे हमारा जो है असंप्रज्ञात की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो पर वैराग्य में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पातंजलि योग दर्शन में कि गुणों से भी, तीनों गुणों से भी तृष्णा का अभाव हो जाता है। अब उसको यहाँ जोड़ करके थोड़ा सा देखिए। हम लोगों ने पर वैराग्य में पढ़ा था ना, अपर वैराग्य में पढ़ा था क्या, अनुश्राविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा का खत्म होता है। और पर वैराग्य में क्या कहा गया है, एक बार इसका भी सूत्र बता दीजिए। पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण, गुण वैतृष्ण कि वो गुण जो है, हाँ, वो जान के यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ गई क्योंकि गुण से इनकी व्याख्या कर रहे हैं और एग्जाम में गुण से संबंधित पूछ दिया जाएगा किस भूमि में क्या गुण है। तो पर वैराग्य वाले में कहा ही गया है कि तीनों गुणों से तृष्णा का अभाव हो जाता है। तो इसीलिए निरुद्ध में कहा गया है कि गुणों से जो है, अब तीनों गुणों के प्रति भी वैराग्य उत्पन्न हो गया, जो हम लोगों ने पढ़ा था निर्बीज समाधि में, तब परिणाम का संस्कार भर बस शेष रह जाता है। अब इसको वहां से जोड़ लीजिए रजनी जी, परिणाम का संस्कार, देखिए आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, परिणाम का संस्कार शेष रह जा रहा है। और इसके बाद तो फिर जो है अंतिम अवस्था ही है, कैवल्य की अवस्था ही बचती है। गुणातीत परिणाम का शेष बच जाता है। ये लाइन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये रजनी जी आप बताइए जरा सा। जैसे सर ने बताया, निरुद्ध भूमि में जब पहुंच जाते हैं तो उस समय हमारे तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं। इसका एहसास हमें बना रहता है कि गुणातीत कहा गया ना, निरुद्ध अवस्था की जब पहुंचते हैं तो हम सारे गुण, हमारे तीनों सत रज गुण, तीनों से हम ये दब खत्म हो जाते हैं। तो ये भावना हमारे अंदर बनी रहती है कि हम इन तीनों गुणों पर हम विजय पा चुके हैं। तो ये जो भाव हमारे अंदर अभी शेष है, यही संस्कार शेष है, परिणाम शेष है। जब इस पर विजय पा लेते हैं तब हम कैवल्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं और हम एक हो जाते हैं। हाँ, जब संस्कार शेष भी खत्म हो जाता है तब हम कैवल्य में पहुंचते हैं।